नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम छायावाद के प्रमुख कवियों पर बात कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बात की है जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर। ये चार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आज दोस्तों हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी पर बात करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी पर हम बात करेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि थे ये। इनका जन्म दोस्तों 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना आपको। इनका जन्म उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा के कोशानी गांव में। कोशानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा के कोशानी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था कोशानी गांव में। आपको याद रखना है दोस्तों ये सभी चीजें। 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था और 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना है। इनका दोस्तों जो वास्तविक नाम है वो गोसाई दत्त था। गुसाई दत्त। इनका जो वास्तविक नाम क्या था? गुसाई दत्त था वास्तविक नाम। ये नाम इनको पसंद नहीं आया था और इन्होंने स्वयं ही जो स्कूल में अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत लिखवा दिया था। अपने जो भाई बहनों में ये 8 भाई बहन थे और ये 8वें नंबर के यानी सबसे छोटे थे। जब इनका जन्म हुआ था दोस्तों तो कुछ ही घंटों के बाद इनकी जो माता जी है उनका देहांत हो गया था। यानी दुनिया में आते ही जो सबसे प्यारी होती है हमें अपनी माँ, उनका साथ इनसे छूट गया था। इनकी माता जी का निधन हो गया था। इसलिए दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है उत्तरांचल, वहां की जो प्राकृतिक सुषमा थी उसको उन्होंने इन्हें बचपन से ही आकर्षित किया। इन्होंने प्रकृति को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वही इनकी रचनाओं में हमें देखने को भी मिलता है। प्रकृति के उस मनोरम वातावरण का इनके व्यक्तित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पंत में यथार्थ के विषम और दारुण रूप के अभाव के कारण कुछ सीमा तक प्रकृति के उस प्रभाव को भी माना जा सकता है। इनके मन में प्रकृति के प्रति इतना मोह पैदा हो गया था कि जीवन के नैसर्गिक व्यापकता और अनेक रूपता में पूर्ण रूप से आसक्त न हो सके। प्रकृति का इन पर बहुत ही प्रभाव था, इसलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी बहुत ही प्रसिद्ध लाइनें हैं जो कि बहुत बार पूछी भी जाती हैं और आपको यह पता भी होगा इनके बारे में कि छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इनसे जो इनके ऊपर प्रकृति का प्रभाव देखा जाता है तो इन पंक्तियों से वो समझा जा सकता है। इन पंक्तियों में ये प्रतीत होता है कि इन्होंने रमणी के सौंदर्य की अपेक्षा प्रकृति के सौंदर्य को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि ये जो रमणी के सौंदर्य की उपेक्षा है, क्या वो जीवन की उपेक्षा के भाव को व्यंजित नहीं करती? ये भी माना जाता जो इन्होंने रमणी के सौंदर्य की उपेक्षा की है, क्या वो इनके जो जीवन था की अपेक्षा के भाव को व्यंजित करती है?
इनकी रचनाओं में दोस्तों कवि ने पढ़ने के महत्व को भी स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो रमणी का सौंदर्य इनकी पंक्तियां दी गई उनमें कि इन्होंने रमणी के सौंदर्य को की उपेक्षा की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें पढ़ने के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। इनकी रचनाओं को दोस्तों अलग अलग भागों में बांटा गया है। छायावाद से संबंधित भी इन्होंने रचनाएं की है, प्रगतिवाद के अंदर भी इनकी रचनाएं आती हैं। अरविंद दर्शन का इनकी रचनाओं पर बहुत ही प्रभाव माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब प्रकाशित हुई, और उसके बाद उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको पता चल गया सुमित्रा नंदन पंत जी जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि थे, उनके बारे में 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म होते ही उनकी जो माता जी थी उनका देहांत हो गया था। तो जो मातृ स्नेह से वंचित हो गए थे उसी समय अपने जो इनके 7 भाई बहन थे, 8वें नंबर के सुमित्रा नंदन पंत जी थे, उनका जो मूल नाम है वो गुसाई दत्त था, और जो सुमित्रा नंदन पंत नाम है वो उन्होंने स्वयं ही स्कूल में रख लिया था। दोस्तों पढ़ाई छोड़कर ये जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1938 ईस्वी में रूपाब जो पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी रूपाब, 1938 ईस्वी में उसका संपादन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। पंत को दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। याद रखनी है दोस्तों आपको, जैसे जयशंकर प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ओज औदात्य और विद्रोह के कवि, पंत जी संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि। आपको याद रखना है छायावाद कवियों के बारे में ये सब लाइनें। पंत पर, सुमित्रा नंदन पंत जी पर अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत जी। संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कहा जाता है। 1938 में इन्होंने रूपाब नामक जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन भी किया। इनके जो बचपन का नाम है, इनका जो वास्तविक नाम था वो गुसाई दत्त। इनकी रचनाओं पर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आती है इनकी छायावादी रचना। छायावादी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की सबसे पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने। याद रखनी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में इन्होंने ये लिखी थी। ये याद रखनी है आपको, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता है। छायावादी रचनाओं पर बात करते हैं। सबसे पहले इनकी जो छायावादी सबसे पहली रचना है वो है उच्छ्वास। उच्छ्वास 1920 ईस्वी में लिखी गई थी उच्छ्वास। उसके बाद ग्रंथि 1920 ईस्वी।
ग्रंथि के बाद है वीणा 1927 ईस्वी। पल्लव 1928 ईस्वी। गुंजन 1932 ईस्वी। उच्छ्वास 1920 ईस्वी। ग्रंथि 1920 ईस्वी। वीणा 1927 ईस्वी। पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन है 1932 ईस्वी। याद रखनी है आपको, ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी छायावादी प्रथम काव्य संग्रह है उच्छ्वास और अंतिम है गुंजन। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। छायावादी प्रथम रचना उच्छ्वास और अंतिम गुंजन 1932 ईस्वी, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आती हैं दोस्तों इनकी प्रगतिवादी रचनाएं। प्रगतिवादी रचनाएं जो इनकी युगांत रचना है 1936 ईस्वी। इसमें छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का प्रभाव नजर आता है युगांत में, इसलिए इसको प्रगतिवादी रचना इनकी माना जाता है। युगांत 1936 ईस्वी। युगवाणी 1939 ईस्वी और उसके बाद है ग्राम्य 1940 ईस्वी। ये हैं इनकी प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं। युगांत 1936 ईस्वी। युगवाणी 1939 ईस्वी। ग्राम्य 1940 ईस्वी। इसके बाद आती हैं इनकी रचनाएं अंतश्चेतनावादी रचना। अंतश्चेतनावादी रचनाएं यानी जो अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं थी वो कौन कौन सी हैं? स्वर्ण किरण, उन्नीस सौ 1947 ईस्वी। स्वर्ण धुली 1947 ईस्वी। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी। स्वर्ण धुली 1947 ईस्वी और युगपथ 1949 ईस्वी। युगपथ 1949 ईस्वी याद रखनी है आपको। अंतश्चेतनावादी ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आती है दोस्तों नव मानवतावादी रचनाएं। नव मानवतावादी रचनाएं, इसमें कौन कौन सी शामिल है इनकी रचनाएं? उत्तरा 1949 ईस्वी। उत्तरा की रचना की थी 1949 ईस्वी में। अतिमा 1955 ईस्वी। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी कला और बूढ़ा चांद आपको याद रखने। उसके बाद है लोकायतन 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं आपको पता चल गया दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचनाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। छायावाद से संबंधित रचनाएं हैं उच्छ्वास
1920 ईस्वी में लिखी गई थी। ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपथ 1949 ईस्वी। नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा 1949 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी। ये सभी रचनाएं हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी की। सभी आपको याद रखनी है दोस्तों, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। बहुत बार पूछी जाती हैं, कर्मानुसार लगाने वाली भी पूछी जाती हैं, वैसे भी प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। तो ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी है और ये भी याद रखनी है कि छायावाद से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं, प्रगतिवाद से संबंधित इनकी जो कौन सी रचनाएं रखी जाती हैं, अंतश्चेतना या अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं और नवमानवतावादी रचनाएं कौन सी हैं, आपको ये सभी याद रखनी है। इनकी जो पल्लव रचना है दोस्तों, वो छायावाद की सर्वश्रेष्ठ, इनका जो पल्लव काव्य संग्रह है छायावाद का सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह है। और दोस्तों पल्लव के कारण ही छायावाद में जो सुमित्रा नंदन पंत जी है उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी जो पल्लव उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। पल्लव को दोस्तों प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। प्रकृति की चित्रशाला। कौन सी रचना को? पल्लव। प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। सुमित्र नंदन पंत जी का जो पल्लव संग्रह था, काव्य संग्रह, उसको प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। इसमें इनकी लगभग 32 कविताएं पल्लव में, जो कि इन्होंने 1920 ईस्वी के आसपास लिखनी शुरू की थी और 1924-25 के आसपास तक की जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं इनकी, वो पल्लव में संकलित हैं और लगभग 32 कविताएं इसमें संकलित हैं, जिसको प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। दूसरी बात है दोस्तों, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र। पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया पल्लव की भूमिका को, और पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। ये याद रखना है दोस्तों आपको। इनकी जो पल्लव रचना है उसमें इन्होंने पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। किस किस पर? भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव। ये प्रश्न भी दोस्तों किसी पेपर में आया हुआ था। उन प्रश्नों पर हम जरूर बात करते हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव, इन भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि कवि को भाषा के प्रयोग के संबंध में भी कितनी जागरूकता थी। जो सुमित्रा नंदन पंत जी है उनकी भाषा के प्रति भी कितनी जागरूकता थी, इससे ये विचार स्पष्ट होता है। पंत की शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी?
पंथ की जो शैली थी उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? लाक्षणिक वैचित्र्य, विशेष विपर्य, विरोध, चमत्कार, मानवीकरण, प्रतीक विधान, अन्योक्ति विधान आदि। कुछ पंक्तियां हैं उनकी जो कि इनकी जो शैली थी उसको प्रदर्शित करती है। जैसे सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। ये मौन निमंत्रण उनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसमें कहे गए, जिसमें अन्योक्ति विधान, जिनमें जिसका सौंदर्य लाक्षणिक वैचित्र्य के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उसके बाद है उषा गाथा उर्म आवास। उषा गाथा उर्म आवास जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना आंसू की बालिका में उषा का प्रयोग प्रतीक रूप में किया गया है। उषा का जो प्रयोग है प्रतीक रूप में किया गया है और ये पंक्तियां आंसू की बालिका से ली गई हैं। गिरा हो जाती है सैनयन, नयन करते नीरव भाषण, स्नेह में विरोध चमत्कार का सौंदर्य है। यानी जो इनकी शैली के बारे में हमने बात की, जो जैसे लाक्षणिक वैचित्र्य, विशेष विपर्य, विरोध चमत्कार, प्रतीक विधान, वही साथ के साथ जो पंक्तियां हमने बात की उनमें दर्शाया गया है। तो ये चीजें, जैसे उन्होंने पल्लव की भूमिका में भी भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव पर विचार किया, तो इससे कवि की जो भाषा के प्रति जागरूकता है वो स्पष्ट होती है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ये प्रश्न भी पूछा गया था तो आपको याद रखना है कि पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए थे। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है पल्लव को, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 32 कविताएं संकलित हैं। इस सभी रचनाओं के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया। इनकी चिदंबरा जो रचना है इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की जो चिदंबरा नाम है, चिदंबरा, उसमें महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन किया गया है। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? चिदंबरा। चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन, जिस पर इन्हें 1968 ईस्वी का कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब? 1968 ईस्वी का। हिंदी भाषा में मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदंबरा, जो कि उनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है, उस पर मिला था। ये याद रखना आपको। हिंदी भाषा में 1968 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। चिदंबरा जो कि उनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है उस पर मिला था। उसके बाद है दोस्तों इनकी जो वीणा काव्य संग्रह था उसमें छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर। छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर। छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा, विहग पर छोटी छोटी रचनाएं आदि पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। 1968
किसमें? वीणा, जो इनका काव्य ग्रंथ था, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें इनकी छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा, विहंग आदि पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। किसमें? वीणा में संकलित है। याद रखनी है, छाया पर, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा, कोई भी चीज लेकर इन्होंने जो प्रकृति से संबंधित, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकृति के प्रेमी थे और उन पर इन्होंने छोटी छोटी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें इन्होंने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है, स्वयं को बालिका के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये जो छोटी छोटी रचनाएं लिखी थी, किसमें? वीणा में छोटी छोटी रचनाएं जो लिखी थी, उनमें इन्होंने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया और प्रकृति को संजीव मानकर, प्रकृति को संजीव मानकर उनसे अनेक प्रश्न किए। पता चल गया दोस्तों आपको, जो इनका वीणा काव्य संग्रह था उसमें इन्होंने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, उषा, लता, विहंग आदि पर छोटी छोटी रचनाएं की हैं, जिसमें इन्होंने स्वयं को एक बालिका के रूप में चित्रित किया, बालिका के रूप में चित्रित किया और प्रकृति को संजीव मानकर, प्रकृति को संजीव मान, प्रकृति जो भी आसपास फैली थी उसको संजीव मानकर उससे उन्होंने अनेक प्रश्न किए। किसमें? वीणा में। उसके बाद है पल्लव के बारे में आपको पता चल गया दोस्तों। पल्लव जो रचना थी, प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। उसके बाद है ग्रंथि। वीणा 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ग्रंथि, ग्रंथि पर बात करते। ग्रंथि में दोस्तों इन्होंने एक पर्ण गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात की है। एक पर्ण गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। किसमें? ग्रंथि में। एक किस्म के माध्यम से, पर्ण गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है और इसमें कवि की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई। किसमें? ग्रंथि। ग्रंथि एक पर्ण गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है और उसमें स्वच्छंदता, कवि की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। आपको याद रखना है ग्रंथि में। वीणा का दोस्तों आपको पता चल गया, इसमें जो छोटी छोटी रचनाएं की गई हैं और इसमें कवि ने स्वयं को एक बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को संजीव मानकर उससे अनेक प्रश्न कवि ने किए हैं। इसके बाद आती है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचना कविताएं पंत जी की प्रकृति से संबंधित। महत्वपूर्ण कविताएं पंत की प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी हैं? प्रथम रसीम। ये याद रखना है दोस्तों आपको
जो रसिम कविता है किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। और रसिम काव्य संग्रह है किसका? महादेवी वर्मा जी का। ये फर्क आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रसिम नामक कविता के रचयिता कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी। और रसिम काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण कविताएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। प्रथम रसिम, बादल, छाया, इसी तरह से बादल कविता सुमित्रानंदन पंत जी की। और बादल राग है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग। और बादल कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की। ये फर्क आपको याद रखना है। एक तारा, एक तारा, नौका विहार, एक तारा, नौका विहार, कलक, पढ़ने परसुन, कलक, पढ़ने परसुन, झंझा में नीम। झंझा में नीम, झंझा में नीम, ग्रामश्री, हिमाद्री, ग्रामश्री, हिमाद्री, पतझर, कुर्मांचल के प्रति, कुर्मांचल के प्रति। ये कुछ महत्वपूर्ण कविता हैं सुमित्रानंदन पंत जी की प्रकृति से संबंधित। कौन कौन सी? प्रथम रसिम, बादल, छाया, एक तारा, नौका विहार, कलक, पढ़ने परसुन, झंझा में नीम, ग्रामश्री, हिमाद्री, पतझर और कुर्मांचल के प्रति प्रकृति संबंधित श्रेष्ठ कविताएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। आपको याद रखनी है ये। उसके बाद जो इनकी युगवाणी है, युगवाणी पर गांधी जी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। गांधी और मार्क्स, गांधी और मार्क्स का प्रभाव है किस रचना पर? युगवाणी पर। उसके बाद है ग्राम्या, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ग्राम्या में दोस्तों ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया गया है। ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया गया है। जिसमें जो ग्राम्य है संग्रह सुमित्रानंदन पंत जी का, उसमें दोस्तों ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया गया है। और इसमें ग्राम चित्र और ग्राम देवता विशेष उल्लेखनीय रचनाएं। ग्राम चित्र और ग्राम देवता उल्लेखनीय कविता। कौन कौन सी? ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति का काव्यबद्ध किया गया है किसमें? ग्राम्या में, जिसमें ग्राम चित्र और ग्राम देवता उल्लेखनीय रचनाएं हैं।
ग्राम्य रचना की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। बहुत बार पूछी गई है, ये याद रखनी है। और ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति का काव्यबद्ध किया गया, जिसमें ग्राम चित्र, ग्राम देवता आदि महत्वपूर्ण कविताएं बहुत ही उल्लेखनीय है। खादी के फूल, खादी के फूल जो रचना है 1946 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें दोस्तों ये जो रचना है खादी के फूल, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन, दोनों की सहयोगी रचना है। दोनों की सहयोगी रचना है। कौन सी? खादी के फूल। सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने दोनों ने सहयोग से ये रचना लिखी थी, यानी दोनों की सहयोगी रचना है खादी के फूल। आपको याद रखनी है। खादी के फूल बच्चन और पंत की सहयोगी रचना है। इसके बाद है दोस्तों स्वर्णकिरण, कुछ रचनाएं हैं। स्वर्णधुली, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, युगांतर, युगांतर, युगांतर की रचना 1948 ईस्वी में की गई थी। याद रखनी है ये आपको। युगांतर 1948। उत्तरा, उत्तरा के बारे में पहले बता चुके हैं। रजत शिखर 1952 ईस्वी में लिखी गई थी रजत शिखर। शिल्पी, ये भी 1952 ईस्वी में। शिल्पी अतिमा सौवर्ण, अतिमा सौवर्ण, सौवर्ण लिखी गई थी 1957 ईस्वी में। अतिमा सौवर्ण और वाणी 1958 ईस्वी में लिखी गई थी। ये इनकी सभी रचनाएं क्या हैं? आध्यात्मिक। सभी रचनाएं आध्यात्मिक है। सभी रचनाएं क्या हैं? आध्यात्मिक है और जिन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। अरविंद दर्शन का प्रभाव है और सभी जो रचनाएं हैं वो आध्यात्मिक हैं। स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण, वाणी, सभी रचनाएं क्या हैं? आध्यात्मिक है और इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। इसके बाद है दोस्तों लोकायतन, महाकाव्य। लोकायतन महाकाव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का, 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 7 अध्यायों में विभाजित है। कितने? 7 अध्यायों में विभाजित है और 2 खंडों में। जो पहला खंड है, पहला जो खंड है उसका नाम है बाहा प्रिवेश, प्रिवेश। और जो दूसरा खंड है वो किस नाम से है? जो दूसरा खंड है अंतश्चैतन्य। लोकायतन महाकाव्य जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 7 अध्यायों में विभाजित है और 2
खंडों में। पहला जो खंड है वो किस नाम से है, बाह्यप्रवेश, और दूसरा खंड है वो अंतस चैतन्य। लोकायतन में दोस्तों स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता से बाद की और स्वतंत्रता से पहले की इसमें वर्णन किया गया है। 7 अध्यायों में है। पहला खंड बाह्यप्रवेश, दूसरा खंड अंतश्चैतन्य। इसमें सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। सामूहिक मुक्ति की। लोकायतन में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है और ये महात्मा गांधी के जीवन पर, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया, जिसमें गांधी जी को छोड़कर सभी जो पात्र हैं वो कल्पित हैं, कल्पना पर आधारित हैं। लोकायतन में महात्मा गांधी जी को छोड़कर जितने भी पात्र हैं वो क्या है, सभी कल्पित हैं। इसका जो नायक है वो कौन है, वंशी। लोकायतन का नायक वंशी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का ही प्रतिनिधित्व करता है। लोकायतन का नायक है वंशी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत स्वयं को ही वंशी के रूप में वहां पर लोकायतन में रखा, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो महात्मा गांधी को छोड़कर सभी कल्पित पात्र हैं। 2 खंडों में विभाजित है। सामूहिक मुक्ति की बात इसमें उठाई गई है। लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था किस पर, लोकायतन महाकाव्य पर। चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ये सभी पुरस्कार आपको याद रखने हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था किस पर, लोकायतन पर। और इनको कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में लिखा गया था, कला और बूढ़ा चांद। इस पर इनको 1961 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1961 ईस्वी का। किस रचना पर, कला और बूढ़ा चांद, जो कि 1959 ईस्वी में लिखी गई थी। 1961 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1968 ईस्वी का चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और इनकी साहित्य में योगदान के लिए इनको 1961 ईस्वी में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार आपको याद रखने हैं। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोकायतन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद पर 1961 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये आपको सभी याद रखने हैं। इसके बाद है दोस्तों इनका जो प्रबंध काव्य है पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी। पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी। इसमें युगीन समस्याओं को चित्रित किया गया है। युगीन समस्याओं को
चित्रित किया है किसमें? पुरुषोत्तम राम में। यानी उस समय की जो युग की समस्याएं थी उनको किसमें? पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी जो प्रबंध काव्य है इनका, उसमें चित्रित किया गया है। दूसरा है सत्यकाम। सत्यकाम इसकी रचना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। सत्यकाम 1975 ईस्वी। ये जो रचना है छांदोग्य उपनिषद के आख्यान पर है। छांदोग्य उपनिषद के आख्यान पर आधारित है। सत्यकाम 1975 ईस्वी छांदोग्य उपनिषद के आख्यान पर आधारित है। आपको ये याद रखना है कि ये दो महाकाव्य पुरुषोत्तम राम और पुरुषोत्तम राम इस प्रबंध काव्य में कवि ने अपनी युगीन समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। और सत्यकाम 1975 यह प्रबंध कृति छांदोग्य उपनिषद पर के आख्यान पर आधारित है। इसके माध्यम से कवि ने विश्व मानव के सुख शांति के लिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। किसमें? सत्यकाम में। छांदोग्य उपनिषद के आख्यान पर ये आधारित है। इनकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं। उन पर हम बात करेंगे। एक बार आप उनको देख लीजिए। बार बार पूछी जाती हैं महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे परिवर्तन, इसकी कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की। नौका विहार, पहले भी हमने बात की है। नौका विहार, परिवर्तन, नौका विहार, मौन निमंत्रण, निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन जी की और मौन निमंत्रण है सुमित्रानंदन पंत जी की। ये आपको याद रखना है। आंसू की बालिका, आंसू की बालिका, स्नेह, एक तारा, स्नेह, एक तारा, मधु सिमती, मधु सिमती, भावी भावी पत्नी के प्रति, भावी पत्नी के प्रति, भावी पत्नी के प्रति, पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल छाया। बादल छाया ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की, जो कि पहले बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो आपको याद रखनी है। परिवर्तन, नौका विहार, मौन निमंत्रण, आंसू की बालिका, स्नेह, एक तारा, मधु सिमती, भावी पत्नी के प्रति, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल छाया। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। तो दोस्तों आपको सुमित्रानंदन पंत जी की सबसे पहले तो जीवन से संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी आपको याद रखनी है। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान भी आपको याद रखना है। और इनका जो जैसे इनका नाम था पहले गोसाईदत्त, वो इनको पसंद नहीं आया था। फिर इन्होंने खुद ही अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। जो कि जो इनकी रचनाएं मिलती हैं वो सुमित्रानंदन पंत से ही मिलती हैं। ये बहुत ही सुंदर थे, घुंघराले बालों वाला इनके जो स्वरूप था वो बहुत ही सुंदर था। जो जन्म के समय है इनकी माता जी का देहांत हो गया था, आपको याद रखना है। कॉलेज में इन्होंने जब इलाहाबाद में ये आए थे तो वहां पर इनका जो घर है, इनका जो जन्म स्थान था जहां पर ये बचपन में रहे थे दोस्तों, वहां पर अब एक संग्रहालय बनाया गया है
जहां पर ये रहे थे कुछ दिनों जो बचपन में इनके, तो वहां पर एक संग्रहालय बनाया गया है जहां पर इनकी जो मौलिक चीजें होती हैं जो हम दिन में दैनिक जो अपना जीवन होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं वो रखी गई हैं। कपड़े वगैरह जो इनकी रचनाओं की पांडुलिपियां रखी गई हैं, पत्थर रखे गए हैं, तो वहां पर वो सभी चीजें रखी गई हैं, यानी इनके नाम से संग्रहालय बनाया गया है इन्हीं के घर में। ये भी आपको रखना है। रूपाब नामक जो 1938 ईस्वी में पत्रिका थी, उसका मासिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन इन्होंने किया था। इनकी सभी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है, सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। कौन सी इनकी रचना प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है, कौन सी छायावाद के अंतर्गत, वो सभी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो चौथे स्तंभ है छायावाद के, महादेवी वर्मा जी के बारे में। धन्यवाद।